एक बार चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, संसार में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन धरती पर राज सिर्फ मनुष्यों ने किया है और इसका मुख्य कारण है ज्ञान। वो आगे कहते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं वो एक पशु के समान है। तो इस पर चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या मुझे ज्ञान लेते रहना चाहिए? तो इसके जवाब में चाणक्य कहते हैं, ज्ञान की उपयोगिता उसके इस्तेमाल में है, ना कि उसे सिर्फ ग्रहण करने में। इस गुरु शिष्य की बातचीत से यह पता चलता है कि केवल नॉलेज होना काफी नहीं है, बल्कि उसे जरूरत के टाइम पर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। आपने ये बात तो सुनी होगी कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है और नॉलेज शेयर करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। आज काफी सारे स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि वो लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो खुद से और दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं। एक्चुअली अच्छे से बात करने से आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, यानी कि आपका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकल के आता है। कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन से, लेकिन ज्यादातर लोग अपने फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो एवरेज लाइफ में फंस जाते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। तो अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन ही पहला कदम है और पहला कदम लेना आना चाहिए। और आज हम यही सीखने वाले हैं डॉन गेबर की बुक स्टार्ट कन्वर्सेशन एंड मेक फ्रेंड्स से। इससे आप सीखोगे कि कैसे आप अपने फर्स्ट कन्वर्सेशन से ही दूसरों पर एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ सकते हो। इस बुक के टाइटल में फ्रेंड्स का मतलब सिर्फ फ्रेंड्स ना होकर वो सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में पर्सनल वैल्यू यानी कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल वैल्यू यानी कि वेल्थ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानोगे कि कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट, मेंटेन और एंड कैसे किया जाता है। ऑथर ने बुक में कुछ बहुत ही काम की कम्युनिकेशन ट्रिक्स शेयर किए हैं, जैसे कि कैसे किसी का भी नाम याद रखें, 4 ऐसे सेंटेंसेस जो आपको गलती से भी किसी से नहीं बोलने चाहिए, किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को समझने का सॉफ्ट एंड फॉर्मूला, किसी से भी बातचीत शुरू करके उन्हें इंप्रेस कैसे किया जाता है। और इस वीडियो के एंड होने तक आपको पता चल जाएगा कि एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग नेम, जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट कहती है कि लोग उन लोगों को हेट करते हैं जो उनका नाम भूल जाते हैं या फिर गलत नाम से उन्हें एड्रेस करते हैं। नाम भूल जाना उन्हें इंसल्टिंग फील कराता है और उन्हें लगता है कि वो सामने वाले की लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके ठीक उल्टा आपके आसपास ऐसे स्मार्ट दुकानदार भी मिलेंगे जो अपने कुछ खास कस्टमर्स का नाम याद रखते हैं, उन्हें नाम से ही बुलाते हैं। दुकानदार के सिर्फ इस एक्शन से कस्टमर को लगता है कि वो वैल्यूएबल है और वो रिस्पेक्टेड फील करता है और परमानेंट कस्टमर बन जाता है, जिसकी वजह से वो दुकानदार दूसरों के मुकाबले ज्यादा कमाता है। कुछ ऐसे ही सिमिलर बात ब्रेन को जिम क्विक भी कहते हैं। इट्स हार्ड टू शो समबडी यू आर गोइंग टू केयर ऑफ देयर बिजनेस इफ यू डोंट केयर इनफ टू रिकॉल देयर नेम। जिम ये भी बताते हैं कि कैसे नाम भूल जाना आपकी अर्निंग पर ब्रेक लगा सकता है, जो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर भी नेगेटिव इंपैक्ट करता है। तो इस किताब में नाम याद रखने की 2 टेक्निक्स बताई गई है। पहली, जब आप किसी से बात करो तो आप उनके इंट्रोडक्शन पर एक्स्ट्रा फोकस करो और उनका नाम ध्यान से सुनो। एक बार में आपको उनका नाम समझ में ना आए तो उनसे फिर से नाम रिपीट करने के लिए बोलो और उनका नाम जोर से रिपीट करो और उनके साथ कन्वर्सेशन के दौरान बीच बीच में उनका नाम सेंटेंसेस के पहले और आखिर में लेते रहो। इससे आपको उनका नाम याद हो जाएगा। और नंबर 2, आप नाम याद रखने के लिए एनोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि किसी का नाम सूरज है तो आसमान में सन से कंपेयर करो, वैसे ही किसी का नाम साहिल है तो उसे समुद्र के किनारे से कंपेयर करो, वैसे ही किसी का नाम रानी है तो उसे झांसी की रानी से कंपेयर करो। और तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर करके आप लोगों का नाम याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और नाम याद रखने की टेक्निक्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये बुक के सब्सक्राइबर्स कितने इंटेलिजेंट हैं। 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाम याद रखना सीखने के बाद अब जानते हैं कम्युनिकेशन के 3 मेन एलिमेंट्स के बारे में, जो हैं वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट मेहराबियन कहते हैं, कम्युनिकेशन में इन 3 एलिमेंट्स का रोल कुछ इस तरह से होता है: 7% वर्ड्स, 38% टोन ऑफ वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज। यानी कि ये कम्युनिकेशन रूल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काफी जोर देता है। अल्बर्ट मेहराबियन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं करना दिखाता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वहीं बिना ब्रेक के आई कांटेक्ट रूड माना जाता है। आई कांटेक्ट के अलावा और भी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड बातें हैं जो आप आगे वीडियो में सॉफ्ट एंड फॉर्मूला के हेल्प से सीखोगे, लेकिन उससे पहले वर्ड्स और टोन ऑफ वॉइस की बात कर लेते हैं। Exactly what to not say। स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू से नो टू 1000 थिंग्स बिफोर सेइंग यस टू अ फ्यू थिंग्स। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि कन्वर्सेशन में क्या बोलना है वो सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलना है वो कम ही लोग जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि 4 ऐसे सेंटेंसेस है जो कन्वर्सेशन के टाइम पर हर कीमत पर अवॉइड करने चाहिए। पहला है, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। इस लाइन को आपने रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा में सुना होगा। मूवी में तो इसको फनी वे में दिखाया गया है, लेकिन ये फनी है ही नहीं। और आपको बताता चलूं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में आकाश पाताल का अंतर होता है। एक्चुअली ये लाइन आपको घमंडी दिखाती है, और जैसा कि आप जानते हो कि घमंडी लोगों को सब अवॉइड करते हैं।
इसलिए ये लाइन आपकी कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए एंड कर देगी। इसलिए इट्स बेटर कि आप इन घटिया बॉलीवुड के कंटेंट से दूर रहो और इस लाइन से भी। दूसरा, आई एम बोरिंग। देखो, हम सबके आसपास काफी सारे एनर्जी सकर लोग रहते हैं जो हमारी पूरी एनर्जी सक कर लेते हैं अपनी नेगेटिव बातों और हरकतों से। एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है और जब आप लो एनर्जी वाले लोगों के साथ रहते हो तो आपकी भी एनर्जी कम हो जाती है और इसका उल्टा उतना ही सच है। आई एम बोरिंग कहने वाले लोग भी लो एनर्जी कैटेगरी में आते हैं जो दूसरों की हैप्पीनेस खा जाते हैं और इस टाइप के लोगों के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। तीसरा सेंटेंस, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। देखो, आज सबको अपनी ओपिनियन रखने का हक है। लोगों को अपनी ओपिनियन रखने में फ्रीडम फील होती है और लोगों के लिए उनकी आजादी कीमती है। लेकिन जब आप ये लाइन बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसकी और उसकी ओपिनियन की वैल्यू नहीं की जा रही है। वो डिसरिस्पेक्टेड फील करता है और वो फिर आपसे दूर भागता है। और आखिरी सेंटेंस है, आई कैन रीड पीपल लाइक अ बुक। ये लाइन ज्यादातर केसेस में सच नहीं होती और जब लोग देखते हैं कि आप उनके बारे में गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो तो वो आपसे दूर चले जाते हैं। ये लाइन आपका घमंड भी दिखाती है जिसकी वजह से भी लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। तो अपनी बातचीत के दौरान इन चारों सेंटेंसेस को इग्नोर करना ही बेस्ट है, नहीं तो लोग आपको इग्नोर करना बेस्ट समझेंगे। अब कम्युनिकेशन का दूसरा एलिमेंट टोन ऑफ वॉइस पर आते हैं जो वर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन में इसका 38% का कंट्रीब्यूशन होता है। देखो, टोन ऑफ वॉइस से ही डिसाइड होता है कि लिसनर आपकी बातों को कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से वाली टोन में बोली हुई अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं और वहीं फ्रेंडली टोन में किया गया क्रिटिसिज्म भी उतना बुरा नहीं लगता। इसलिए इलॉन मस्क अपनी ज्यादातर हार्ड हिटिंग यानी कि सीरियस बातें करने के लिए ह्यूमरस टोन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। बॉडी लैंग्वेज, जब बात बॉडी लैंग्वेज की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और आपको उन सारी चीजों को जानने की कोई जरूरत नहीं। इस किताब में मैरी नाम की एक लड़की की स्टोरी से बॉडी लैंग्वेज के सॉफ्ट एंड फॉर्मूला को समझाया गया है। मैरी एक शर्मीली लड़की थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे। चाहे फैमिली गैदरिंग्स हो या फिर कोई पार्टी हो, वह हमेशा अकेले रहती थी। एक दिन उसे सॉफ्ट एंड फार्मूला के बारे में पता चला और उसने इसको अप्लाई करने की सोची और इस फार्मूला को अप्लाई करते ही उसके काफी सारे दोस्त बनने लगे और उसके बाद वो भी कभी अकेली नहीं रही। मैरी ने सॉफ्ट एंड फार्मूला को एक एक करके अप्लाई करना शुरू किया था। पहले मैरी ने एस पर फोकस किया जो है स्माइल। मैरी ने अपनी लाइफ में अक्सर रेसिप्रोसिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जो कहता है कि आप जो बोओगे वही काटोगे, यानी कि आप दूसरों को जो दोगे बदले में दूसरे भी आपको वही देंगे, वो भी सूद समेत। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैरी ने डिसाइड किया कि वो आप सबसे स्माइल करके ही मिलेगी और यह रेसिप्रोसिटी का मैजिक काम कर गया और लोग भी मैरी को स्माइल के बदले बड़ा स्माइल रिटर्न करते थे। लेकिन सिर्फ स्माइल करने से बात नहीं बन रही थी, इसलिए मैरी ने अब ओ पर फोकस किया जो था ओपन आर्म्स। एक दिन की बात है, मैरी एक पार्टी में गई थी। वहां उसने देखा कि होस्ट स्माइल के साथ अपनी आर्म्स ओपन करके सबको वेलकम कर रहा था। इससे मैरी को उसकी भूल समझ में आई। वो स्माइल तो करती थी लेकिन अपने आर्म्स क्लोज रखती थी, जिसकी वजह से सामने वालों का आई एम नॉट इंटरेस्टेड सिग्नल जा रहा था और बातचीत वहीं एंड हो जाया करती थी। ओपन आर्म को समझने के बाद उसी पार्टी में मैरी को एफ यानी कि फॉरवर्ड लीन के बारे में पता चला। दरअसल मैरी ने देखा कि कैसे लोग बातें करते टाइम एक दूसरे की तरफ झुक रहे थे। मैरी को समझ में आ गया कि आगे की तरफ झुकना दिखाता है कि आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड हो। आगे कुछ दिनों के बाद मैरी ने सॉफ्ट एंड फार्मूला के टी यानी कि टच पर ध्यान दिया। अपने ऑफिस में उसने ऑब्जर्व किया कि उन लड़कों को ज्यादा प्रमोशन मिलता था जो खुद को एक्सप्रेस करते थे और अपने कलीग्स से घुल मिल जाते थे, जिसमें से हैंडशेक एक फ्रेंडली टच का एग्जाम्पल है। मैरी ने यह भी समझा कि आई कांटेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन समझने वाली बात तो यह है कि ओवर आई कांटेक्ट रूड माना जाता है, तो वहीं पुअर आई कांटेक्ट सामने वाले को अनवैल्यूड बना देता है। सो आई कांटेक्ट इन मॉडरेशन इज द की। फाइनली मैरी को रियलाइज होता है कि उसकी बेकार बॉडी लैंग्वेज जैसे कि पुअर आई कांटेक्ट या किसी से हैंडशेक नहीं करने की वजह से उसके कलीग्स उससे इंटरेक्ट नहीं करते थे। वो एक एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह गई थी। सॉफ्टवेयर के 5 बॉडी लैंग्वेज हैक सीखने के बाद मैरी ने एन पर फोकस किया जो था नॉडिंग, यानी कि किसी से भी बात करते टाइम आप बातचीत के बीच में अपना सर हिलाते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सारी बातों से एग्री करते हो, ये सिर्फ सामने वाले को दिखाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो और उनकी बातें समझ रहे हो। तो मैरी ने नॉडिंग का इंपॉर्टेंस समझते हुए इसका और बाकी के 5 हैक्स का अपनी बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये फॉर्मूला काम कर गया और उसके काफी दोस्त बनने लगे। अब वो कॉन्फिडेंटली अपने ऑफिस में खुद को एक्सप्रेस कर पाती थी और अपनी कलीग्स को भी इंप्रेस कर पाती थी। अब हम सीखेंगे बातचीत की 3 स्टेजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। स्टार्टिंग फेज। इस किताब में ऑथर कहते हैं कि बातचीत के स्टार्टिंग फेज में आपको सबसे पहले खुद को रिलैक्स करना है। रिलैक्स होने का मतलब है कि आपकी वाइब्स पॉजिटिव हैं, यानी कि आप अच्छा फील करें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको रिलैक्स देखकर सामने वाला इंसान भी आपसे बात करने में कंफर्टेबल होगा। रिलैक्स होने के बाद आप सामने वाले के पास स्माइल और ओपन आर्म्स के साथ कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हो, जो दिखाता है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो।
यहाँ तक तो ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आकर एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये गलती है सीधे जाकर उनसे उनका नाम या प्रोफेशन पूछ लेना। इसकी जगह सबसे पहले आपको उनमें कुछ स्पेशल ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे कि उनके कपड़े, गैजेट्स, उनकी कोई रिंग या कोई एक्शन, और उसकी तारीफ आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपकी रिंग बड़ी अच्छी लग रही है, क्या इसमें लगे स्टोन में कोई खास बात है? या फिर आपको देख के लगता है कि आपको भी लेटेस्ट आईफोन रखने का शौक है? या फिर मैंने आपको किसी की मदद करते हुए देखा था। इससे पता चलता है कि आपको शायद दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। इन तीनों एग्जाम्पल पर फोकस करने से यह पता चलता है कि लोगों में कुछ स्पेशल क्वालिटी ढूंढो और फिर अपनी बातचीत शुरू करो, और बेटर रिजल्ट के लिए उनकी स्पेशल चीज में खुद का इंटरेस्ट भी जोड़ दो, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आपके साथ उसका एक कॉमन कनेक्शन है, और फिर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे आपसे बातचीत करने में। जैसे कि रिंग वाले एग्जांपल में आप भी अपने स्टोन्स के शौक के बारे में बात कर सकते हो। आप भी बता सकते हो कि आपके पास कौन कौन से स्टोन्स हैं, कैसी आपके पास रिंग्स हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि जो तारीफ आप उन लोगों के बारे में करने वाले हो वो जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, नहीं तो बातचीत कभी शुरू नहीं होगी और सामने वाला समझ जाएगा कि आप बस चापलूसी कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हो। एक बार फर्स्ट कनेक्शन जुड़ने के बाद आप कुछ क्लोज एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि उनका नाम, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या वो क्या काम करते हैं। क्लोज एंड क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे सवाल जिनके आंसर्स यस या फिर नो या फिर एक शब्द में दिए जा सकते हैं, जैसे कि नाम, लोकेशन और प्रोफेशन। और डायरेक्टली आपको किसी का प्रोफेशन भी नहीं पूछना चाहिए, आपको थोड़ा घुमा फिरा कर पूछना चाहिए। जैसे कि आप ये पूछ सकते हो कि आप अपना ज्यादातर टाइम किस काम में बिताते हो। ये इनडायरेक्टली यही पूछना हो गया कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो जब सामने वाला आपके क्लोज्ड क्वेश्चन का जवाब दे रहा हो तो आप उस पर फोकस करो और फिर उसके जवाब के आधार पर और सवाल पूछो। सवाल पूछते वक्त ये ध्यान देना कि आप ज्यादा पर्सनल सवाल ना पूछो। जब सामने वाला आपके फर्दर सवालों का जवाब देने लगे तो आप समझ जाओ कि आप सक्सेसफुली स्टार्टिंग फेज कंप्लीट कर चुके हो और अब बारी है मेंटेनेंस फेज की। इस फेज में आपको ऐसा क्या बोलना है या करना है या फिर नहीं करना है कि आप ये स्टेज भी पार कर लो और एंडिंग फेज में पहुंच जाओ। इस स्टेज पर आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन से हटकर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। चलो मैं तुम्हें कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस के एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप किसी प्रोफेसर से बात कर रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे इवॉल्व करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स ग्लोबल वर्कफोर्स के लिए तैयार हो सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसे वो एक वर्ड में आंसर कर ही नहीं सकते, उन्हें डिटेल में जाना पड़ेगा और जब वो डिटेल में जाएंगे तो आपको और बातें करने के लिए चीज़ें मिलेंगी। ऐसे 3 और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। आपको क्या लगता है आजकल के सोशल मीडिया ट्रेंड से इंडियन यूथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर आप किसी ट्रैवलर से बात कर रहे हो तो आप ये पूछ सकते हो कि आपके हिसाब से इंडिया के रोड ट्रिप्स का सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है। या फिर आप ये पूछ सकते हो कि आजकल लाइफ इतनी बिजी है, आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो। ये सवाल करने के बाद आपको उनके जवाब बहुत ध्यान से सुनने हैं। एक बार जब सामने वाला अपनी बात खत्म कर दे तो आप दूसरा सवाल पूछने से पहले उन्होंने जो बात बोली है उसे शॉर्ट में समराइज कर दो, फिर उनसे पूछो कि क्या मैंने आपकी बात को सही समझा है। बातों की समरी सामने वालों को दिखाती है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, जो उन्हें रिस्पेक्टेड और स्पेशल फील कराती है और वो आपसे बात करने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बातचीत को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए आपको सामने वाले के हॉट बटन को प्रेस करना है। दूसरे शब्दों में, बातचीत के दौरान आपको सामने वाले की जिंदगी में हुए मेजर इवेंट्स को उठाना चाहिए, क्योंकि लोग अपने अचीवमेंट्स के बारे में खुलकर बात करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसलिए आपको भी बातचीत के दौरान सामने वाले की बातों में उसका हॉट बटन खोजना चाहिए और उसे बातों बातों में दबा देना चाहिए। इतना होने के बाद आपको सामने वाले की जरूरी बातें जैसे कि हॉबीज, पर्पस ऑफ लाइफ, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, ये सब याद रखना है और बाद में दूसरी तीसरी मीटिंग में उन्हें इस्तेमाल भी करना है, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी वैल्यू करते हो। फाइनली इस मेंटेनेंस फेज में आपको अपने बारे में भी बताना है, जैसे कि आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस और पर्पस ऑफ लाइफ। याद रखो कि आपको अपने जवाब सामने वालों के जवाबों से सिमिलर रखने हैं, क्योंकि लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। इंग्लिश में एक कोड है, I like you because you are like me। अब आते हैं हम सबसे जरूरी स्टेज पर, जो है एंडिंग फेज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि सामने वाला आपसे अगली बार फिर से बात करना चाहेगा या नहीं। बातचीत के इस स्टेज में आपको अगले व्यक्ति को पॉजिटिव गुड बाय देना है। इस किताब में पॉजिटिव गुड बायज के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एक बार ऑथर का दोस्त क्लब में पार्टी करने गया। क्लब में उसे जैक मिला। शुरू में जैक ने ऑथर के दोस्त के साथ अच्छी बातचीत की, लेकिन बाद में वो अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत कंप्लेन करने लगा, जिसकी वजह से ऑथर का दोस्त अनकंफर्टेबल हो गया और उसने बातचीत को एंड करने का सोचा। और उसने किया भी, मगर ये कहते हुए कि जैक, तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएंगी, जो एक पॉजिटिव गुड बाय का एग्जाम्पल है। तो ये बात सुनकर जैक को ऑथर का दोस्त काफी अच्छा लगा और वो उससे फिर से मिलना चाहता था। वैसे ही ऑथर लूसी की स्टोरी शेयर करते हैं, जिसने अपने बॉस को पॉजिटिव गुड बाय करके इम्प्रेस किया था। बात यह थी कि लूसी को उस दिन जल्दी घर आना था, लेकिन उसके बॉस ने उसे रोककर खुद की हेल्प करने के लिए कहा। लूसी ने उन्हें डायरेक्टली मना नहीं किया, बल्कि शुरू में बॉस की थोड़ी हेल्प करके एक दूसरे एम्प्लॉय को रेफर कर दिया, ये कहते हुए कि बॉस, एमी इस काम को अच्छे से कर सकती है, तो क्यों ना आप उसकी हेल्प ले लो, क्योंकि मुझे अर्जेंटली घर जाना है।
जैसे लूसी ने बॉस की मजबूरी समझी, वैसे ही बॉस ने भी लूसी की कंडीशन समझकर उसे जाने दिया। तो देखा आपने कैसे पॉजिटिव गुड बाय करने से आपको दूसरे इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाने में मदद मिलती है और बाद में जाकर यही नेटवर्क आपकी नेटवर्थ एम्पलीफाई करता है और आप रिच, हैप्पी और रिग्रेट फ्री जिंदगी जीते हो। यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक मैं इस वीडियो को कर देता हूँ समराइज। दुनिया में लाखों प्रजातियों के पशु पक्षी हैं, लेकिन उन लाखों में से सिर्फ इंसान ही है जिसके पास बोलकर कम्युनिकेशन करने की कैपेसिटी है। इस सुपर पावर को आप ऐसे ही खोने मत दो। इसका इस्तेमाल करो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने में, खुद के ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने में और सबसे जरूरी इन्फ्लुएंशियल लोगों, अपने कस्टमर और कलीग्स के साथ नेटवर्क करके मैसिव वेल्थ बनाने में। एक बात याद रखना कि कोई भी बातचीत की शुरुआत होती है खुद को स्ट्रेस फ्री करने से, यानी कि रिलैक्स होकर। लेकिन अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो तो इस वीडियो को अप्लाई करने से पहले स्ट्रेस फ्री होना सीखो। और स्ट्रेस फ्री होना है तो लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखो जो आपके स्ट्रेस का परमानेंट ट्रीटमेंट है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।